गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है, विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। छोटा सा चैप्टर है ना, 3 या 4 लेक्चर इसके बनेंगे और इसके छोटा रहने का रीजन है कोविड-19, है ना। समझ गए होंगे आप मेरी बात। जी हाँ, इस साल आपके सिलेबस में से काफी कुछ डिलीट हुआ है मेटल और नॉन मेटल्स के अंदर, है ना। वो हम बताएंगे आपको कि क्या डिलीट हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्ट इस चैप्टर का डिलीट हो गया है और जो बचा है उसमें से काफी सारा पार्ट हम लोग अपनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी के बारे में कि एनसीईआरटी में इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अब प्रॉपर्टीज कौन सी, फिजिकल भी और केमिकल्स भी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी में जो चीज देखने को मिलेगी वो मिलेगी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर से कह रहा हूं, दोनों ही प्रॉपर्टीज मिलेंगी आपको। केमिकल प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी। फर्दर में बात करूं तो आप लोगों को मिलेगा आयनिक बॉन्डिंग के बारे में, है ना। मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्डिंग होती है उन कंपाउंड्स को हम यूजुअली आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो उन आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को भी हमें देखना है। आपको ध्यान हो तो आयनिक बॉन्डिंग में आपको करा चुका हूं, है ना। एक लेक्चर में मैं आपको आयनिक बॉन्डिंग करा चुका हूं, ठीक है ना। जब कोवलेंट बॉन्डिंग से हमने कंपेयर किया था आयनिक बॉन्डिंग को, याद आ रहा है ना, बिल्कुल सर याद आ रहा है, ठीक है। तो मेनली दो चीजें तो ये हैं और इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में, जी हाँ, आप इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको ये दोनों टॉपिक्स मिलेंगे, सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा मेटल एक्सट्रैक्शन। क्या मिलेगा, मेटल एक्सट्रैक्शन। क्या मतलब है सर इसका, मैं आपको बताऊं तो मेटल्स जो हैं आपको नेचर में फ्रीली नहीं मिलती। फ्रीली से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं होता कि सोडियम है ना, डायरेक्ट आपको मिल गया, पोटेशियम है डायरेक्ट आपको नेचर में मिल गया कहीं पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एल्यूमिनियम की तो डायरेक्ट आपको मिल गया, नहीं। आपको ये कुछ कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलता है। जैसे एल्यूमिनियम हमें नेचर में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ Al2O3, ठीक है। इनको मिनरल्स कह देते हैं हम, अलॉय कह देते हैं, मिनरल्स कह देते हैं। तो मिनरल्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं ये, और इस मिनरल में से हमें मेटल का एक्सट्रैक्शन करना होता है। तो उसकी कुछ प्रोसेसेस होती हैं जिनको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ एक प्रोसेसेस हैं जिनको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट ये हमें इस साल नहीं पढ़नी है, ये हमारे सिलेबस से डिलीट है। तो हमें मेनली बात करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना, जिसमें से 2 तरह की प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, 2 तरह की, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक। और फर्दर हम बात करेंगे आयनिक बॉन्डिंग के बारे में। तो मैक्सिमम पार्ट आपने इस चैप्टर का पढ़ लिया होगा, है ना। बिल्कुल आपने मैक्सिमम पार्ट इस चैप्टर का पढ़ लिया है, ठीक है। धीमे धीमे एक एक 2 लेक्चर में मैंने बता दिया है आपको, है ना। कुछ चीजें नहीं आएंगी उनको हम देख लेंगे, ठीक है। तो 3 या 4 लेक्चर का ये चैप्टर होगा। तो चलिए कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, शुरू हो जाए साथ में, है ना। चलो पहले कुछ बातें कर लेते हैं अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। इंट्रोडक्शन टाइप का कुछ, है ना। सर इतनी देर से क्या हो रहा था, थोड़ा और इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, सुनेंगे ध्यान से। आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हैं, है ना। इससे प्रीवियस चैप्टर हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो आपने उस चैप्टर में जाना था कि जो मेटल्स होती हैं उनके नंबर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। मतलब आपको पता है पीरियोडिक टेबल में ओवरऑल हम बात करें तो 118 एलिमेंट्स हैं। अलग अलग बुक्स में वेरी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कई बुक्स 114 लिखती हैं, 118 लिखता है एनसीईआरटी, तो हम इतना मानेंगे। इसमें से ऑलमोस्ट 80% एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटल्स हैं, है ना, और थोड़े बहुत 20% के आसपास आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे। अल्दो इनमें मेटलॉइड्स भी होंगे, उन 20% में लिख देते हैं ऑलमोस्ट 20%। ये फिक्स रेशियो नहीं है, ऑलमोस्ट बात कर रहे हैं हम लोग। ऑलमोस्ट 20% आपको नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स मिला के मिलेंगे, है ना। मेटलॉइड्स कह दो, सब मेटल्स कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टीज रखती हैं, जानते हो। आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ये भी देखा था कि जो मेटल्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में आपको राइट हैंड साइड मिलेंगी, नॉन मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड मिलेंगी, और दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए एक जिगजैग लाइन होगी जिस पर कौन प्रेजेंट होंगे, मेटलॉइड्स प्रेजेंट होंगे। तो ये चीज तो आपने पढ़ी हुई है ना। इसमें मैंने कुछ आपको नया नहीं बताया,
बट यहाँ से एक चीज फील होनी चाहिए कि मेटल्स नंबर्स में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स, है ना। मेटल्स नंबर्स में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। चलो हम क्या करेंगे, दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, साथ साथ कंपैरिजन करेंगे, है ना, साथ साथ पढ़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो लर्न भी हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। साथ साथ पढ़ेंगे दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे आप मेरे साथ कॉपीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या होती है मेटल्स, क्या होती है नॉन मेटल्स, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट देयर, या डिफाइन करते हैं इन लोगों को, है ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी आप ले सकते हो उसको। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, अगर मैं बात करूं मेटल्स की, तो मेटल्स वो होती हैं जनरली मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। एक जनरल बात की हमने डिफाइन करने के लिए कि मेटल्स वो होती हैं जिनके वैलेंस शेल में, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में, या तो एक इलेक्ट्रॉन हो, या 2 इलेक्ट्रॉन हो, या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। फॉर एग्जांपल देते हैं एग्जांपल, सोडियम का नेचर होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। आप जानते हो ये एक इलेक्ट्रॉन देने का नेचर रखता है और क्या बनाने का नेचर रखता है, Na+। सर बहुत अच्छे से जानते हैं, तो कितनी बार बता चुके हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,8,2। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर रखता है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर रखता है। जानते हो ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाना चाहता है Mg2+, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाना चाहता है Al3+। ठीक है, जानते हैं सर इस बात को। वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर रखे, एक्चुअली में उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। या तो इस तरह समझ लो या इस तरह समझ लो कि वो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, या 3 इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम किसके अंदर रखते हैं, मेटल्स के अंदर। ठीक है, अच्छा सर डेफिनेशन तो मिल गई है ना। अच्छा, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो। ना कुछ एक्सेप्शंस, जैसे समझते जाना साथ साथ, एक्सेप्शंस भी साथ साथ बताते जाएंगे आपको। एक्सेप्शंस, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है 1। बट गांव का बच्चा जानता है, बिल्कुल जानता है क्या, कि हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, तो एक्सेप्शन हो गया भाई, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। हीलियम की बात करूं तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही तो शेल होता है इसके पास, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद, ये इलेक्ट्रॉन देने या लेने का नेचर रखता है, ये जानते हो। 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये किसकी तरह काम करता है, नॉन मेटल। मतलब इसकी सारी प्रॉपर्टीज किसकी तरह रिसेंबल करती हैं, नॉन मेटल्स की तरह। तो एक नोबेल गैस है बट नॉन मेटल्स के अंदर रखते हैं इसको, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज किसकी तरह रिसेंबल करती हैं, नॉन मेटल्स की तरह। तो यहां इन दोनों पर अगर लगाई जाए तो ये डेफिनेशन कुछ फेल कर जाती है ना। फिर भी हम एक जनरल बात कह सकते हैं कि हाँ, नॉन मेटल्स वो होती हैं जिनके आउटर मोस्ट में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो, या 2 इलेक्ट्रॉन हो, या 3 इलेक्ट्रॉन हो। ऐसा जनरली हम कह सकते हैं ना। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, अभी बोला मैंने। चलो, तो ये तो बात हो गई किसकी, मेटल्स के कॉन्फ़िगरेशन की। हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉन मेटल्स। भैया नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो समझना ध्यान से। दोज एलिमेंट्स लिख देते हैं, दोज एलिमेंट्स which have 4, 5, 6, 7 और 8, है ना। या तो 4 स्लैश लगा देते हैं, है ना। 4 और 5 और 6 और 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, दोज एलिमेंट which have 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स in their valence shell
in their valence shell generally resemble as non metals. इनको हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं? नॉन मेटल्स की तरह। जनरल डेफिनेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगेन आपसे पूछे कि कोई एक्सेप्शन, तो ये दोनों रहे तो सही भाई, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन। ये डेफिनेशन क्या बताती है कि ये इलेक्ट्रॉन इनमें 4 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों ही क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप यहाँ भी दे सकते हो एक्सेप्शंस का। इनमें इतने इलेक्ट्रॉन हैं, फिर भी ये किसकी तरह एक्ट कर रही है? नॉन मेटल की तरह, जबकि इसके अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए। आप ऐसा भी कह सकते हो कि नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर रखते हैं। जरा एग्जांपल देते हैं, हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5। ये अपनी जिंदगी में चाहेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और क्या बना दूं? N3-। ठीक है। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। ये क्या चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लूं और क्या बना दूं? O2-। सही है। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,7। ये क्या चाहता है कि कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और क्या बना दूं? F-। ऑक्टेट पूरा कर लूं। तो जनरली हम ये भी कह सकते हैं, जनरली हमेशा नहीं, जनरली हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर रखे, मेटल्स वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर रखे। और सबसे बढ़िया ये प्रूव होता है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, समझा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नहीं आएगा, बट मैंने बता दिया आप लोगों को, है ना, कि एक बार डेफिनेशन तो हो हमारे पास। अब थोड़ा सा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं। चलिए, इनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप लोग ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी हम रिवाइज करेंगे, देखेंगे एक बार कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दिखाती हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि सर ये तो पता है। सबसे पहली बात कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। मेटल्स हार्ड होती हैं। आपने आयरन देखा है? बिल्कुल देखा है। एल्यूमिनियम देखा है। कॉपर देखा है। अब उनको एक चाकू से काटने की कोशिश करें, नहीं कटेगी, है ना, नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि हार्ड है ना, हार्ड सरफेस होता है उनका बहुत ज्यादा। ये बात अलग है कि अलग अलग मेटल की हार्डनेस अलग अलग होती है ना, हार्डनेस वेरी करती है। भाई एक मेटल ज्यादा हार्ड होगी, दूसरी कम हार्ड होगी, तीसरी और कम हार्ड होगी, एक बहुत ज्यादा हार्ड होगी। समझ लो, ऐसा हो सकता है कि इनकी हार्डनेस वेरी करे, बट एक जनरल बात हम कह सकते हैं कि जनरली मेटल्स कैसी होती हैं? हार्ड होती है। सही है, मेटल जनरली हार्ड होती है। ओके, बट देयर आर आल्सो सम एक्सेप्शंस। जैसे मैं बात करूं सोडियम की, मैं बात करूं पोटेशियम की, लिथियम की, गैलियम की, ये ऐसी मेटल्स हैं आर सॉफ्ट, क्योंकि सॉफ्ट होती है। मतलब आप सोडियम लो, सोडियम को चाकू से काटने की कोशिश करो, आप आराम से काट दोगे। क्यों काट दोगे? क्योंकि सॉफ्ट है। पोटेशियम आराम से चाकू से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि सॉफ्ट है। ठीक है, एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट हैं, जनरल प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्स में एक्सेप्शंस ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट मेटल, इनमें से कोई ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 इसमें देखें, अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो नॉन मेटल्स में हम दोनों को आराम से साथ साथ पढ़ रहे हैं, दोनों को। चलो, हमने मेटल्स की बात की, यहां नीचे कर लेते हैं नॉन मेटल्स की बात। तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट होती है ना, बट यहां भी कुछ एक्सेप्शन है, यहां तो कुछ ही एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसका जो सबसे बेहतरीन एक्सेप्शन है वो है डायमंड। आप लोग सब जानते हैं कि डायमंड क्या होता है? कार्बन का एक एलोट्रोप है, कार्बन की एक फॉर्म है, मतलब उसमें कार्बन के एटम्स जो हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में पाए जाते हैं। आप तो इतना समझे कि वो कार्बन से बनता है। ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल है तो सॉफ्ट होना चाहिए डायमंड को। बट गांव का बच्चा जानता है कि डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब तक जितने भी सब्सटेंस हमने देखे हैं सब में हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है? डायमंड। क्लियर हो गई है मेरी बात? तो यहां पर भी एक एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, डायमंड जो कि हार्ड होता है। ठीक है ना, तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी, मेटल्स हार्ड होती हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होती हैं, और दोनों के एक्सेप्शन देखे। नंबर 2 हम बात कर सकते हैं अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट
अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स। चलो बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो हार्ड होंगी तो बहुत यूजुअल सी बात है कि जनरली जो मेटल्स होंगी, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होती है। आपने आयरन देखा है रूम टेम्परेचर पर? देखा तो है, घर में है। एल्यूमिनियम देखा है, कॉपर के वायर देखे हैं जो लगे हुए हैं, सब सॉलिड होते हैं। ठीक है, यहां भी एक एक्सेप्शन है, बताओ तो। हाँ बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही। क्या है इसका एक्सेप्शन? मर्क्यूरी। हाँ जो थर्मोमीटर में होता है ना, मर्क्यूरी। ठीक है, सिंबल क्या? Hg। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मर्क्यूरी एक्सेप्शन है इसका। और मेटल जनरली, वैसे आप सारी मेटल्स देखोगे तो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम भी सॉलिड ही होती है रूम टेम्परेचर पर। सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट सॉलिड है पर सॉलिड है। ठीक है, मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में तो बड़ी वैरायटी है। कुछ नॉन मेटल्स ऐसी होती हैं, है ना, जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं, जैसे कार्बन। रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है? सॉलिड होती है। कार्बन मेटल जो होती है, कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं, रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं? सॉलिड। जैसे फास्फोरस रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, है ना, P4 की फॉर्म में पाया जाता है। बहुत सारी नॉन मेटल ऐसी होती हैं जो रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में होती हैं। जानते हो आप सब, ऑक्सीजन, आप जानते हो नाइट्रोजन, है ना, आप जानते हो हीलियम, नियोन, ये सब क्या है? गैस है। ठीक है, जबकि कुछ नॉन मेटल्स, कुछ क्या, एक नॉन मेटल ऐसी भी होती है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन। कौन सी? ब्रोमीन। ये रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो सेकंड हम लोगों ने बात की अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स, फर्स्ट बात की हार्डनेस की। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको इतना। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट अ प्रॉपर्टी, अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी, है ना, डक्टिलिटी। चलो, व्हाट इज डक्टिलिटी? तो हम बात कर लेते हैं अबाउट डक्टिलिटी। तो देखो, डक्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि मेटल्स जो होती हैं इनको आप पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या कहा मैंने? मेटल्स कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स। हाँ, मेटल्स के वायर बनाए जाते हैं, तभी तो आप कॉपर का वायर सबने देखा है भाई, है ना। तो मेटल्स को पतले 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 वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। जबकि नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। मेटल्स डक्टाइल होती हैं, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होती। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, यहां लिख सकते हैं, आप नीचे लिख देते हैं हम लोग, ये लिखते हैं साइड में कि नॉन मेटल्स कांट बी कन्वर्ट इनटू वायर्स। आप नॉन मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि इनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं आती। यानी ऑक्सीजन के वायर कैसे बनाओगे भाई? ठीक है, आपसे कहे कोई कि कार्बन है उसका वायर बना लिया, प्लास्टिक का वायर बना लिया, कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो वायर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है सर। अच्छा, यहां वापस आते हैं एक बार डक्टिलिटी पे। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा डक्टिलिटी, अब हर मेटल की डक्टिलिटी अलग अलग होती है। किसी से आप बहुत पतले वायर बना सकते हो, कोई इतने पतले वायर नहीं बना के देगी। वायर लगभग सारी मेटल्स बनाती है। ठीक है, आपसे कहे कि मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन है? इंफॉर्मेटिव लेक्चर है ये, इसमें बहुत सारी चीजें याद रखने की होंगी। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल्स में कौन कौन आता है? सबसे पहले नंबर पे गोल्ड, और उसके बाद सिल्वर। ठीक है, एल्यूमिनियम और कॉपर की डक्टिलिटी भी अच्छी खासी होती है। अगर मोस्ट डक्टाइल मेटल्स की बात करें तो उसमें गोल्ड का नाम सबसे ऊपर आएगा, और उसके बाद किसका नाम आएगा? सिल्वर का। एनसीईआरटी एक बड़ी प्यारी सी लाइन लगता है बोर्ड के ऊपर, क्या कहता है कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। क्या कहा मैंने? कि एनसीईआरटी लिखता है, मैं नहीं कह रहा, एनसीईआरटी लिखता है 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर कैन बी formed by 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। इतनी शानदार डक्टिलिटी होती है इसकी। ठीक है, जबकि नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होती। इसी की जैसी एक और प्रॉपर्टी की हम बात कर सकते हैं, किसकी? मैलिएबिलिटी। किसकी बात कर सकते हैं? मैलिएबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि आपने एक मेटल ली,
मेटल को आपने हैमर से मारा, तो क्या हैमर से मारने पर वो ब्रेक कर जाएगी क्या? नहीं, वो ब्रेक नहीं करती, बल्कि वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है, थिन शीट्स में, वायर्स नहीं, शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। वायर्स में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को तो डक्टिलिटी कहते हैं, हम मैलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा हूं मैं कि जब भी आप मेटल को मारोगे, किसी हार्ड सरफेस से चोट पहुंचाओगे, हैमर से मारोगे उसको, ठीक है, तो जो मेटल्स हैं कैन कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, पतली पतली शीट्स बना लेंगी, ठीक है, मतलब टूटेंगी नहीं, शीट्स बना लेंगी, है ना। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ metals is known as malleability। तो मेटल्स जो होती हैं मेलेबल होती हैं, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मैलेबिलिटी कहते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था क्लास 9 में, बिल्कुल पढ़ा था सर, है ना। तो वहां पर एक मेटल लिया गया था, है ना, जिसको एक एटम की तरह माना गया था। अब वो मेटल था गोल्ड। ये आपको बता दिया जाए तो बढ़िया रहेगा पहले कि गोल्ड की मैलेबिलिटी, द मैलेबिलिटी ऑफ गोल्ड इज हाईएस्ट, है ना। मैलेबिलिटी ऑफ गोल्ड इज हाईएस्ट। सबसे ज्यादा मैलेबल मेटल कौन सी है? गोल्ड। अगेन इसके बाद सिल्वर का नंबर आता है, दोनों को याद आराम से रख सकते हो। थिन वायर्स भी किसके बनाए जा सकते हैं? सबसे गोल्ड के। सबसे ज्यादा मैलेबल भी कौन होती है? गोल्ड होती है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था आपसे? मैं ये कह रहा था कि आपने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली थी, उसमें गोल्ड की फॉइल क्यों ली पता है? सबसे ज्यादा मैलेबल होती है, सबसे ज्यादा थिन शीट्स किसकी बना सकते हो आप? गोल्ड की। और रदरफोर्ड को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसा कुछ चाहिए था जिसको आप एटम की तरह मान सको, है ना, जिसमें पतले से पतली शीट आ गई, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे यूजेस देखते हैं इस प्रॉपर्टी के, जैसे काजू कतली खाइए, बिल्कुल खाइए, उसमें सिल्वर वर्क्स होते हैं। वो सिल्वर वर्क्स कैसे बनाए जाते हैं? इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर बनाए जाते हैं। भाई सिल्वर भी मैलेबल होता है, तो सिल्वर को थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को, ठीक है। गोल्ड के वर्क्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह कॉपर के वायर्स डक्टिलिटी के अंदर पहुंचने थोड़ा सा हम घरों में यूज भी करते हैं। जबकि मैं बात करूं किसकी? नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल मतलब सर, मतलब चोट मारो, हैमर से मारो, टूट जाएंगी। कुर्सी होती है नॉन मेटल की बनी होती है, कार्बन के कंपाउंड्स की, आप हथौड़े से मारोगे टूट जाएगी। आयरन पे मारोगे नहीं टूटेगा, क्लियर है। आयरन पे मारोगे तो थिन शीट्स में कन्वर्ट होने लगेगा, चपटा होने लगेगा, फैलने लगेगा, ठीक है। तो ये बात की हमने अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी। अच्छा, फर्दर और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। लाइक मेटल्स आर सोनोरस, मतलब जब मेटल को आप किसी हार्ड सरफेस से मेटल टकराएंगे, बेल बजाएंगे ना, बेल ये बजती हुई देखी है? बिल्कुल देखी है सर। तो मेटल की होती है जो बेल होती है, एक प्यारा सा साउंड निकलता है। आपने अपनी साइकिल की घंटी बजाई होगी, है ना, साइकिल का बेल। तो जब साइकिल का बेल बजाते हो तो प्यारा सा साउंड निकलता है ड्यू टू वाइब्रेशंस। तो मेटल्स में वाइब्रेशन बहुत बेहतरीन होते हैं, इस वजह से। नंबर 5, मेटल्स कैसी होती हैं? मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब समझ रहे हो ना, कि एक खूबसूरत सा साउंड प्रोड्यूस होता है जब मेटल्स को मारा जाता है, तो एक खूबसूरत सा साउंड प्रोड्यूस होता है, बेहतरीन सा, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स के पास इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं होती, आर नॉट सोनोरस, ठीक है। नहीं, ये नहीं करके देंगी आपको किसी तरह का कोई साउंड प्रोड्यूस, ये नखरे करेंगी, ठीक है। चलो, छोटी सी बात कर ली हम लोगों ने, आगे देखो 6, मेटल्स है वेरी इंपॉर्टेंट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बिल्कुल सर एग्री करता है। भाई मेटल्स जो हैं हार्ड होती है। अब हार्ड है तो मतलब उनमें क्यों हार्ड है? उनमें जो कंपोनेंट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मान लो एक मेटल का टुकड़ा है तो उसमें छोटे छोटे मेटल्स के पार्टिकल्स होंगे, मेटल एटम के। तो मेटल एटम के पार्टिकल आपस में
कुछ ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होंगे तभी तो वो हार्ड है। कोई चीज हार्ड क्यों होती है? तब जब उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक या इंटर न्यूक्लियर फोर्सेस, जो भी फोर्सेस उनमें वर्क कर रहे हैं, है ना, वो मेटेलिक फोर्सेस हो सकते हैं, किसी भी तरह के फोर्सेस हो सकते हैं, जब वो स्ट्रॉन्ग है तो वो हार्ड होगी। सही है। अब जब हार्ड होगी, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, तो डेफिनेटली उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। तो मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होते हैं। फिर से एक्सेप्शन की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, ये आपको पता है सॉफ्ट होती है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतने ज्यादा नहीं होते। ठीक है। जनरली अगर मैं बात करूं किसकी, नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे, नॉन मेटल्स हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना। एग्जांपल दे दें हम तो कार्बन बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, ठीक है, फास्फोरस जल्दी मेल्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन अगेन आप कह सकते हो, विच इज डायमंड। डायमंड इधर एक्सेप्शन है, बहुत ज्यादा होता है उसका, अब 5000 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट है तो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वो लिक्विड में बदलेगा, ठीक है। जबकि ये एक्सेप्शन था, मेटल्स जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाली होती है। इसकी इन प्रॉपर्टी का यूज, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं इसका, इसकी इस प्रॉपर्टी का काफी यूज है। टंगस्टन का नाम सुने हो आप लोग? बिल्कुल सुने सर। कहां यूज होता है? बिल्कुल सही बात है सर, टंगस्टन का यूज होता है इन द फिलामेंट ऑफ बल्ब। कहां यूज होता है इसका? फिलामेंट ऑफ बल्ब, है ना, जिससे हमें लाइट मिलती है, उस बल्ब में फिलामेंट होता है, और फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसी नॉन मेटल का या किसी और मेटल का क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जहां तक मुझे याद है 3410 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, तो ये बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अब आपको पता है जब बल्ब जल रहा है तो वो हीट भी प्रोड्यूस करेगा, जल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हीट भी प्रोड्यूस करेगा, सही है। अब वो जो हीट प्रोड्यूस की, उसकी वजह से कुछ टेम्परेचर रेज होगा, आप कभी बल्ब के हाथ लगाएंगे ना तो आपको गर्म मिलेगा, क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो कंटिन्यूअसली उस जगह का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जस्ट इमेजिन हमने फिलामेंट कोई ऐसे मटेरियल का बनाया जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो वो तो वही मेल्ट हो जाएगा, है ना। आपका जो फिलामेंट है वो तो वही मेल्ट हो जाएगा। अगर आपने किसी ऐसी मेटल का बना दिया, नॉन मेटल का बना दिया, नॉन मेटल तो खैर यूज में ले नहीं सकते वहां पे, किसी ऐसी मेटल का भी बना दिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो काम हो जाएगा, गेम हो जाएगा, मतलब वो 10 मिनट में बल्ब खराब। इसी तरह से आपको पता है कॉपर, है ना, या मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, है ना, और कॉपर की भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरे मेटल्स की बात कर सकते हैं। किचन के यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं इनसे, मेटल से। आजकल तो खैर मेटल्स के मिक्सचर्स से, अलॉयज से बनाए जाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स पढ़े हो ना, तो उनसे बनाए जाते हैं यूटेंसिल्स, हमारे जो बर्तन वगैरह होते हैं। पहले मेटल्स के बनते थे, प्योर मेटल के, तो इसीलिए बनाए जाते थे कि मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब जस्ट इमेजिन मैं कोई प्लास्टिक के कंटेनर में खाना बनाने लग जाऊं, है ना, तो उसका तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, नॉन मेटल है, तो क्या होगा? ये होगा कि मैंने खाना रखा उस पे पकाने के लिए, पता लग रहा है कि वो मेल्ट हो रहा है, ठीक है, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता है ना, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, तो आप खाना पकाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबकी सब प्रॉपर्टी के अपने अपने यूजेस हैं, हर प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ यूज दे रही है आप लोगों को, ठीक है। चलो, तो हमने कुछ बातें की और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और नॉन मेटल्स के जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फर्दर हम बात कर सकते हैं क्या, है ना, पॉइंट नंबर 7 कि मेटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर of heat as well as electricity। जानते हो ये बात? सर बिल्कुल जानते हैं। कॉपर के वायर बनाते हैं हम लोग। मेटल्स जो होती हैं वो हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की बेहतरीन कंडक्टर होती है। एग्जांपल दें हीट का, मान लो एक मेटल कंटेनर है ना, इसको गैस पे रखा, बढ़िया एकदम हीट दे रहा हूं मैं, इधर से हीट एनर्जी सप्लाई कर दूं, यहाँ पर मैंने कोई लिक्विड वगैरह कुछ भरा हुआ है, कुछ भी पका रहा हूँ, खाली बर्तन तो क्यों जलाएंगे, है ना, तो कुछ चाय वाय बना लो आराम से। अब मैं हीट दे रहा हूं केवल इस हिस्से पर, लेकिन आप यहां लगाओगे तो यहां भी आपको हीट नजर आएगी, मतलब हीट यहां से होती हुई काम पहुंच गई,
सही है, इसको कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट, या इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। टेक्निकल लैंग्वेज की अगर बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी, कि मेटल्स में थर्मल कंडक्टिविटी होती है, टेम्परेचर को एक जगह से दूसरी जगह बढ़ा देगी। मतलब होता क्या है थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब, जहां हीट कम है ना, जहां हीट ज्यादा है वहां से वो कम की तरफ जाती है, तो यहाँ हीट ज्यादा होती है और ये कहां की तरफ जाती है, कम की तरफ। ऐसा बस मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स में नहीं। ठीक है, नॉन मेटल्स आर वेरी पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर कह दो, ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जनरल बातें चल रही हैं, जनरल प्रॉपर्टीज चल रही है, ऐसा नहीं है कि 100% केसेस में लगे, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर अगेन। जनरली हम कहेंगे कि हाँ भाई पुअर कंडक्टर होती है नॉन मेटल्स हीट की, पुअर कंडक्टर होती है नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, अच्छा यहां देखो हीट की तो होती है, दिख रही है आपको, इलेक्ट्रिसिटी की भी बढ़िया कंडक्टर होती है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हीट की कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी की, तो सबसे ज्यादा कंडक्शन जो मेटल्स करवा सकती हैं वो है सिल्वर। इसके अलावा कॉपर और एल्यूमिनियम भी बढ़िया कंडक्टर होती हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, है ना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बढ़िया कंडक्टर होती है, सिल्वर भी, कॉपर भी और एल्यूमिनियम भी। ठीक है, सबसे बढ़िया कोई पूछे तो सिल्वर। लेकिन सर घरों में तो हम कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए, क्यों, बहुत सीधी सी बात है, सिल्वर एक्सपेंसिव है तो किसका यूज करते हैं हम, कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स का, क्योंकि इनकी भी कंडक्टिविटी अच्छी खासी होती है। ठीक है, इधर भी आप एक्सेप्शन कह सकते हो कि लेड जो होगा पीबी, लेड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता। ठीक है, आपसे कोई एक्सेप्शन पूछे तो बताना उसको कि भैया लेड जो होता है ना एक मेटल है, बट वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का इतना अच्छा कंडक्शन नहीं करता। सबसे बढ़िया करता कौन है, ये पूछे आपसे तो सबसे बढ़िया कौन करता है, सिल्वर। क्लियर है। अच्छा, यहां भी एक एक्सेप्शन है, जनरली तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन नहीं करती, बट ग्रेफाइट हीट का भी कंडक्शन करती है, इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन करती है, और ग्रेफाइट बढ़िया कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसका रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अगर आपने ग्रेफाइट की ज्योमेट्री स्ट्रक्चर पढ़ी होती तो आप इसका मतलब समझ सकते थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, कि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम सकता है। अब वो इलेक्ट्रॉन ही हीट का कंडक्शन कराता है, वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराता है, किसके अंदर, ग्रेफाइट। मेटल्स में भी तो यही रीजन है, मेटल्स क्यों हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं। आप लोग जानते हो मेटल का कॉन्फ़िगरेशन देखा था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर होता है, तो अब इससे इलेक्ट्रॉन किसी ने नहीं लिए तो वो वहीं घूमते रहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो यहां भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं, है ना, घूम सकते हैं मेटालिक लस्टर के अंदर, मेटालिक क्रिस्टल के अंदर, और इसकी वजह से उनमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट होती है। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अपने साथ हीट को लिया, हीट को काइनेटिक एनर्जी में बदला और इधर उधर घूम रहा है और वापस उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे गर्म हो रहा है ना, और साथ में इसके घूमने पर ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक करंट तो प्रोड्यूस हो गई। अगर कोई वायर वगैरह लगा दिया तो आप लोगों ने, है ना, कोई सर्किट वगैरह लगा दिया तो इलेक्ट्रिक करंट भी आपको दिख जाएगा। क्लियर हुई यहाँ तक बात। तो हमने बात किया अबाउट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने बात किया अबाउट कंडक्शन ऑफ हीट। अच्छा, फर्दर हम बात कर लेते हैं, और बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है कि मेटल्स की जो सरफेस होती है ना वो शाइनिंग होती है, हाँ, लेकिन तब जब वो नहीं है, पुरानी होती है तो उसकी सरफेस की शाइनिंग खत्म हो जाती है। शायद प्रॉपर्टी नंबर 8 है या 9 है, देख लेना, है ना। मेटल्स है शाइनिंग सरफेस, कब, जब वो नहीं है ना, जब when it is fresh, ऐसा कह सकते हो आप लोग, ठीक है। बट जैसे जैसे ये पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे इसकी
इसकी शाइनिंग सरफेस खत्म होती जाएगी। इट या मेटल्स गेट डल अबाउट सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। क्यों, कोई रीजन बताया? हाँ सर बिल्कुल सही बताया आपने, ड्यू टू कोरोजन। हमने पढ़ा था ना कोरोजन के बारे में। क्या होगा भाई, मेटल है, मेटल की शीट है मेरे पास, आयरन हो गया, मैं लाते हो जब आयरन तो शाइन करता है, लेकिन धीमे धीमे 5-6 महीने के बाद वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है उसकी सरफेस, शाइनिंग छोड़ो भद्दा लगता है बहुत ज्यादा। रीजन ड्यू टू कोरोजन। ठीक है, हाँ कुछ मेटल्स ऐसी भी होती है जिनका कोरोजन नहीं होता, बहुत कम होता है ऐसा कहना चाहिए मुझे, लाइक गोल्ड की सरफेस कई सालों तक शाइनिंग होती है। ठीक है, सिल्वर हो गया, सिल्वर भी इतना जल्दी कोरोजन नहीं होता उसका, लेकिन वो भी धीमे धीमे ब्लैक कोटिंग उस पर होने लगती है सिल्वर ऑक्साइड की। जबकि अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स की सरफेस शाइनिंग नहीं होती। नॉन मेटल्स इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्ट्रस, है ना। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस, इनकी सरफेस बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं होती। ठीक है ना। तो ये लस्ट्रस होती है, आप ऐसा कह सकते हो शाइनिंग सरफेस, ये कह सकते हो नॉन लस्ट्रस होती है। ठीक है, इसका भी एक एक्सेप्शन है बस, व्हिच इज आयोडीन। आयोडीन शाइन करती है, और आप सबको पता होना चाहिए कि आयोडीन किसके अंदर फॉल करती है, नॉन मेटल्स के अंदर। अरे हेलोजेंस में तो आती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, हम लोगों ने देखा। आप लोगों को इसके एक्सेप्शंस पता होने चाहिए। ठीक है, आप लोगों को इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। खैर आसान है, एक बार लेक्चर देखेंगे, नोट्स रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और फिर उसके बाद एक लेक्चर में हम आयनिक बॉन्डिंग को खत्म कर लेंगे। तो 2 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करें। थैंक यू।